तो जैसे कि हमने आपको वादा किया था पिछले वीडियो में कि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। हर रोज शाम को 5 बजे ऑल्टरनेटिव डेज पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की वीडियो आने वाली है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, PYQs की, और रात को 8 बजे सिमिलरली आपको देखने को मिलेगी अकाउंटेंसी की वीडियोस। इन वीडियोस में आपको सिर्फ वन शॉट रिवीजन नहीं मिलेगी, इन वीडियोस में आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स में से निकाले हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में सीबीएसई ने दिए हैं पेपर में और आने वाले साल में भी सीबीएसई पेपर में जरूर देगा। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगी आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, एंड उसके साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेश्चंस को याद तक करवा के एक वीडियो में मैं आपको भेजूंगी। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर नेशनल इनकम यूनिट के बारे में। तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। आज मैं अंशिता जिंदल आपके लिए ले आई हूँ इकोनॉमिक्स की इस सीरीज की पहली वीडियो नेशनल इनकम यूनिट के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ नेशनल इनकम पूरे के पूरे यूनिट, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्लस जो हमारा नेशनल इनकम है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई ने यही पेपर में डाले हैं और बहुत हाई चांसेस है कि फ्यूचर में भी यही हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिकली सारे कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है सीबीएसई के एनालाइज करे और उनमें से चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चंस अलग से निकाले हैं। आज हम करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो के और नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चंस की सीरीज जो है, क्वेश्चन का जो नंबर है वो अलग हो सकता है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने जो है ये क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम पूरा यूनिट सर्कुलर फ्लो को मिलाकर हमारे पेपर में करीब करीब 10 नंबर का हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें MCQ प्लस 3 मार्कर्स प्लस कई बार 6 मार्कर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को सबसे पहले फटाफट से MCQ से जो हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बोलता है द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्या डिफरेंस है? देखो नेशनल इनकम और नेशनल इनकम तो सेम है, क्या फर्क है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क होता है? फर्क होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अगर मैं मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो तो मैं फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाती हूँ, और अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस कर दूंगी तो मैं मार्केट प्राइस पे पहुंच जाती हूँ। तो मार्केट प्राइस माइनस NIT फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT मार्केट प्राइस। सिमिलरली अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करती थी तो हम नेट पे पहुंचते थे, अगर मैं नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करती थी तो हम ग्रॉस पे पहुंचते थे। सिमिलरली डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क होता था? जल्दी से सोचो। डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क होता था NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो 3 फर्क होने चाहिए 3 चीजों में, एक NFIA के बेसिस पे, एक डेप्रिसिएशन के बेसिस पे और तीसरा NIT के बेसिस पे। ये है हमारा नेशनल इनकम का बेसिस। और भी इसके क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली द रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता था? पैसे का फ्लो नहीं। जब दो चीजों के बीच में पैसे का नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो रियल फ्लो बोलते थे। तो जहां पर भी मुझे पैसा दिख रहा है मैं उसको हटा दूंगी। पहले में फैक्टर पेमेंट आ गया, पेमेंट मतलब पैसा, हटा दो। दूसरे में, दूसरा सही है, हमारा सही आंसर है। तीसरे में पेमेंट आ गया, हटा दो। चौथे में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, हटा दो। तो रियल फ्लो मतलब पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होना चाहिए, फैक्टर सर्विस का लेन देन होना चाहिए। पैसे का लेन देन अगर होगा तो उसको रियल फ्लो नहीं, क्या बोलेंगे? मनी फ्लो बोलेंगे। तो रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, मनी फ्लो मतलब पैसे का, मनी का लेन देन। आगे हमारे पास आता है 3 नंबर का, जिसमें और में देखो हमारे पास न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो हाई चांसेस है कि न्यूमेरिकल में के और में कुछ ना कुछ दूसरा हमें देखने को मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडिशन एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता था? वैल्यू एडिशन का मतलब होता था कि जो भी हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट आई है, यानी कि हमने जो भी सामान बनाया है उसकी जो भी फाइनल वैल्यू है, उसमें से अगर मैं रॉ मटेरियल की या इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि अगर मैंने आउटपुट में से इनपुट की वैल्यू माइनस कर दी तो मेरी क्या आती थी? वैल्यू एडेड। ऐड का क्या मतलब है? पहले कहीं थे फिर कहीं पहुंच गए, वहां पहुंचने के लिए ऐड क्या किया? वो है हमारी वैल्यू एडेड। पहले कहां थे? पहले आपने कोई ना कुछ इनपुट लगाया था, इनपुट से आउटपुट पे पहुंचे, तो आउटपुट और इनपुट में जो फर्क है उसको क्या बोल रहे हैं? वैल्यू एडेड बोल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि रॉ मटेरियल, यानी कि इनपुट की वैल्यू माइनस होगी। तो वैल्यू एडिशन का हमारा ये फॉर्मूला है, इसको आप एक्सप्लेन करके आओगे। दूसरी चीज है फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा गया होता तो मैं बताती कि मैंने जो भी सेल्स करी या फिर मेरे पास जो भी स्टॉक बच गया वो
मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता था। लेकिन फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा गया है तो मैं यहाँ पर क्या बता के आऊंगी कि मैंने टोटल जितने भी यूनिट्स बेचे, टोटल जितने भी यूनिट्स हमने बनाए उन सबको मार्केट प्राइस में मल्टीप्लाई करके टोटल जितना मेरा आउटपुट निकला उसकी क्या वैल्यू है। तो यानी कि देखो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाकर आएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हमने जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करे, मल्टीप्लाई द प्राइस, मल्टीप्लाई हमारा जो भी पर यूनिट का प्राइस है उसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट के निकल करके आ जाएगी। तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या फॉर्मूला लगा के आओगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ ईच यूनिट। वैल्यू एडिड का क्या फॉर्मूला होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 3 नंबर का है, दोनों में फॉर्मूला वगैरह बता के डेफिनेशन बता के डिफरेंस आप लिख करके आ सकते हो। फिर आता है मेरे पास वैल्यू एडेड के ऊपर ही एक न्यूमेरिकल। तो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला था, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट में देखो हमारे पास क्या क्या है, हमने जितनी भी सेल करी, सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। फिर एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर द क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको भी हम यहाँ पर आउटपुट में लेने वाले हैं। परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट क्या होते थे, फैक्टर इनपुट क्या होते थे हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी बात हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं करते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट यानी कि सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की बात करते हैं। यही रॉ मटेरियल हमारे पास इंपोर्ट भी हुआ है तो हम इसकी भी बात यहाँ पे करेंगे। सो देखो मेरे वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैं क्या क्या लूंगी, मैं लूंगी सेल जो भी हमने करी यानी कि 10 यूनिट, प्लस मैं लूंगी चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब कि जो मैंने इस साल बनाया, जो भी मैंने इस साल बनाया यानी कि जो मेरा एंड में बच गया, जो मैंने इस साल बनाया और बिका नहीं और जो मेरा एंड में बच गया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, वो तो मैं ऐड करूंगी। पर जो पिछले साल का था और इस साल ओपनिंग स्टॉक था वो मैं माइनस करती थी। तो एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर द क्लोजिंग स्टॉक 3, तो ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो मैं इसको माइनस करने वाली हूँ। माइनस हम इसमें से कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो फैक्टर इनपुट को मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं मानने वाली हूँ। क्यों नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि हम सिर्फ रॉ मटेरियल को मानते हैं और रॉ मटेरियल फैक्टर इनपुट में नहीं आता है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं माइनस क्या करूंगी 2 और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और क्या मैं माइनस करूंगी ये, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7 माइनस 52, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो मेरा आंसर माइनस में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आंसर को माइनस में भी लिख कर आ सकते हो, अगर आप चाहो तो आंसर को पॉजिटिव में भी लिख के आ सकते हो। इसमें डरने वाली बात ही नहीं है कि मैम मेरा आंसर माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं। सीबीएसई ने अपने आंसर की में बोला है कि अगर बच्चा आंसर माइनस में लिख के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका फाइनल आंसर यही होगा। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई सी। आउटपुट में मैंने क्या क्या लिया, जो भी मेरे पास सेल्स थी और जो भी मेरा चेंज इन स्टॉक था। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस दी ओपनिंग स्टॉक, पर अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो मैंने इसको माइनस में लिख दिया। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैंने दोनों रॉ मटेरियल ले लिया, तो 7 माइनस 52 ये मेरा जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। अगर आप नेगेटिव में लिख के आ रहे हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल, 3 नंबर में है। न्यूमेरिकल और में आ जाता है तो कई बार आपको न्यूमेरिकल अगर आप नहीं करके गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात ज्यादातर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। देखो अभी 6 नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। एक राज की बात बताती हूँ, एक चीज याद रखना, जब भी वर्ड आएगा ऑलवेज या फिर एकदम इसका उल्टा कई बार वर्ड आ जाता है नेवर, तो देखो 100% तो नहीं बोलूंगी पर 99.9% इसका आंसर होता है नो। नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, नो। नेशनल इनकम इज नेवर ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, नो, दिस इज फॉल्स। तो देखो जो भी ऑलवेज या नेवर ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, और जब भी ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आ जाते हैं ना 99.9% मेरा आंसर क्या होता है, नो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज में भी आपको देखने को मिलेंगे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस इज नेवर दिस। ऑलवेज और नेवर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जहां भी आ गए वहां पे हमारा आंसर 99% नो होता है। तो इस केस में भी मेरा आंसर क्या है, नो है। नेशनल इनकम ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम गलत है। देखो दिस इज फॉल्स, आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। कैसे लिखोगे आंसर, नो आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रू दैट नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। 3 पॉइंट आप इसमें बना के आओगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। एक पॉइंट जब नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ग्रेटर हो सकता है, एक जब वो दोनों बराबर हो सकते हैं, और 2 जब
नेशनल इनकम कम हो सकता है डोमेस्टिक इनकम से। अब ये कब होगा, इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है इन दोनों में किस चीज का फर्क होता है। अभी बताया था शुरू में किस चीज का फर्क होता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फर्क इसमें होता है। तो अगर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर तो जी ये है पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। अगर NFIA मेरी क्या है, 0, तो क्या होगा, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। और अगर NFIA मेरी नेगेटिव में है तो आंसर क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम। देखो फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA गिव्स मी नेशनल इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA विल गिव मी नेशनल इनकम। तो अगर NFIA पॉजिटिव है तो फिर दिस प्लस दिस विल बी नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम बड़ी हो जाएगी। अगर NFIA 0 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर NFIA नेगेटिव है तो सोच के देखो कौन सा बड़ा होगा, डोमेस्टिक इनकम उल्टा बड़ा होगा, नेशनल इनकम छोटा पड़ जाएगा। तो आप 3 पॉइंट्स बताओगे, 3 पॉइंट्स की मदद से अपना आंसर करके आओगे कि नहीं ये चीज गलत है। क्यों, क्योंकि 3 केस हो सकते हैं, NFIA पॉजिटिव हो सकता है, NFIA 0 और नेगेटिव हो सकता है। एक बार वो ट्रू होगा कि नेशनल इनकम इज ग्रेटर, पर दूसरी बार बराबर, तीसरी बार कम हो सकता है। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि यार NFIA ये तो ऐड होता है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड करोगे NI पे पहुंचोगे, ये तो सही होना चाहिए, पर ये सही हमेशा नहीं है। तो जहां पे भी वर्ड आ जाए ऑलवेज, जहां पे भी वर्ड आ जाए नेवर, 99% है, मेरा दावा है कि वो गलत ही होगा। उसका आंसर होगा कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे चलते हैं। इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP using the expenditure method, the focus is only on the expenditure by the residents of the country. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जो है सही नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या ऐड होता है, C+D+I, वो सब लिखने लग जाते हैं। सिंपल बात बताती हूँ, आप क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो। क्या बोला है, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक क्या होता था, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जो डोमेस्टिक इनकम मेरी होती थी, इसमें NFIA प्लस नहीं करते थे। अगर इसमें NFIA प्लस करोगे तो नेशनल पे पहुंच जाओगे, पर अगर इसमें मैं NFIA ना प्लस करूं तो मेरा डोमेस्टिक इनकम रहेगा। और डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये मतलब होता था कि मैं उन लोगों की इनकम को देखूंगी या फिर उस इनकम या उस प्रोडक्शन को देखूंगी जो मेरे देश की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर प्रोडक्शन हुई है। मैं रेजिडेंट्स की इनकम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, चाहे रेजिडेंट्स की है चाहे नॉन रेजिडेंट्स की है। अगर मेरे देश के अंदर मेरी डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर वो प्रोडक्शन हुई है तो मैं उसको अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा मानूंगी। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया होता इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम द फोकस इज ऑन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, फिर आंसर क्या आता है, यस द फोकस इज ऑन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम के लिए मैंने क्या किया, डोमेस्टिक में NFIA प्लस किया। जब मैंने NFIA प्लस किया तो मैंने क्या किया, फैक्टर इनकम अपने रेजिडेंट्स की वो ऐड कर दी, नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम माइनस कर दी। तो मुझे सिर्फ लेना देना है फैक्टर इनकम से। सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा, अगर कॉन्सेप्ट बेसिक्स नहीं आते, तो सिंपल भाषा में बोला जाए, जब भी वर्ड आएगा नेशनल तो फोकस किस पे होगा, फोकस होगा रेजिडेंट्स की इनकम के ऊपर। और जब भी वर्ड आएगा डोमेस्टिक तो फोकस किस पे होगा, फोकस रेजिडेंट्स की इनकम पे नहीं होगा, फोकस किस पे होगा, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस करी गई इनकम के ऊपर। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा नो, क्योंकि आपने डोमेस्टिक इनकम के बारे में पूछा है। तो डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस करी गई इनकम या प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, उसको रेजिडेंट से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे वो मेरे देश के रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। इनकम अगर मेरे देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है तो मैं उसको GDP का हिस्सा मानूंगी। आई हैव नो लेना देना विद रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो आंसर आएगा, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, आई विल से नो, बिकॉज हमने GDP की बात करी है, हमने नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम की बात नहीं करी है। आगे चलते हैं, फिर से अगला सेट आ गया हमारे पास, फिर से MCQs आ गए। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट्स है मेरे पास, दोनों स्टेटमेंट्स में से मुझे बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फटाफट से पॉज करो, सोचो क्या आंसर है दोनों MCQs का, और फिर वीडियो को आगे देखना, ठीक है। तो चलो पहली स्टेटमेंट की मैं बात करती हूँ। पहली स्टेटमेंट में से पहले क्वेश्चन में कौन सा सही है। पहले बात करेंगे GDP की। देखो एज इट इज मुझे डेफिनेशन दी हुई है,
और कुछ नहीं है। आप देखो जीडीपी की सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है, सम टोटल ऑफ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। ये तो पूरी डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगी। दूसरा, GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्या ये वैल्यू एडेड के बराबर होता है? तो जी हाँ, ये वैल्यू एडेड के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरी दोनों स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू होने वाली हैं। अगले पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो। अब फिर से फ्लो की बात आ गई। दो ही टाइप ऑफ फ्लो होते हैं, हमने शुरू में भी पढ़ा था। एक होता है रियल फ्लो, जिसमें हम सामान की, गुड्स एंड सर्विसेज का लेना देना करते हैं। एक होता है मनी फ्लो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेना देना है। भैया पैसे की दुनिया है, इसमें सिर्फ पैसा ही घूमेगा, पैसे का ही फ्लो होगा, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो इंडिकेटेड बाय बी एंड डी। वीडियो को रोको, खुद से आंसर करो, फिर आगे देखना। तो बी में हमने क्या बात करी गई है? गुड्स एंड सर्विसेज की। पैसे की बात आई? नहीं आई। डी में किसकी बात करी है? फैक्टर सर्विसेज की। पैसे की बात आई? नहीं आई। तो आंसर क्या होगा मेरा? रियल फ्लो। रियल फ्लो को टिक करो, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आया है एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के और में कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, पर न्यूमेरिकल आसान होगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पूछा गया है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को बोला गया है। सबसे पहला स्टेप है, देखो कौन सा मेथड यहाँ पे या यूज हो सकता है, कौन से मेथड का क्वेश्चन है। तो आपने जैसे ही वर्ड देखा एक्सपेंडिचर, आपको समझ आ गया एक्सपेंडिचर मेथड है। अब मैं क्वेश्चन को नहीं देखूंगी, अब मैं सबसे पहले अपने दिमाग में काम करूंगी कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या लगाया जाता था, क्या क्या चाहिए होता था। तो मुझे याद आ रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड में मैं जीडीपी एमपी निकालती थी। हम कैसे निकालते थे? C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, ये पूरा फॉर्मूला हम लगाते थे और इस फॉर्मूला की मदद से हम जीडीपी एमपी निकालते थे हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के अंडर। अब मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं करूंगी, इसके अकॉर्डिंग करूंगी। मैं अपना जीडीपी एमपी निकालूंगी CGI को प्लस करके X माइनस M करके। सबसे पहले C मिल गया, G मिल गया, I में हमारे पास दो एलिमेंट्स होते थे, एक फिक्स्ड वाला जो कि ये रहा, और इसके बदले में हमारे पास दूसरा क्या होता था? चेंज इन स्टॉक वाला, जो कि ये रहा। ठीक है, फिर आया एक्सपोर्ट्स, फिर आया इंपोर्ट्स। देखो भाई, पूरे का पूरा फॉर्मूला एज इट इज सामने तुम्हें मिल गया, और क्या चाहिए इससे आसान? C आ गया, C की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 प्लस 1500 3500 प्लस 1000 4500 प्लस 300, नेट एडिशन टू स्टॉक 4500 प्लस 300 4800 प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हमारे पास कितना बचता है? 500। तो हमारे पास कितना बन रहा था? देखो यहाँ पे 2 3 4500 4800 माइनस हमें इस प्लस हमें इसमें करना है कितना? और 500 हमें इसमें प्लस करना है, तो ये मेरा बन जाएगा 5300। अब ये मेरा क्या निकल के आया है? जीडीपी एमपी निकल के आया है। मुझे कहाँ जाना है? एनडीपी-एफसी पे जाना है। तो जीडीपी एमपी से मुझे कहाँ जाना है? एनडीपी-एफसी पे जाना है। तो क्या क्या फर्क है? डीपी और डीपी सेम है, तो मुझे एनएफआईए का तो कुछ नहीं करना। अगर दिया हुआ है तो मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो मैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी 250, और मुझे एमपी से एफसी पे जाना है, तो मैं क्या कर दूंगी? फैक्टर अपने जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे माइनस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास कितने हैं यहाँ पे? 350। तो यानी कि मैं 5300 में से कितना माइनस कर दूंगी? 600 और माइनस कर दूंगी। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 4700 आ जाएगा मेरा एनडीपीएफसी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो 3 नंबर का न्यूमेरिकल था, बट देखो इस न्यूमेरिकल में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं दिया हुआ था। एज इट इज जो तुम्हारी आइटम्स थी फॉर्मूला की, सारी की सारी एज इट इज तुम्हें दे रखी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो कि इसका क्या करूं। ठीक है, बस बात यह है कि तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला भी नहीं आता तो तुम नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है फिर से मेरे पास, लेकिन और में है, अच्छी बात है। मैनी गुड्स एंड सर्विसेज विच में कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर। अब ये वेलफेयर के ऊपर क्वेश्चन है, लिख के ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, बहुत बार पेपर में आता है। नेशनल इनकम वाले यूनिट के एंड में आता था कि जीडीपी बढ़ने से हम ये तो बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ गई, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या देश की वेलफेयर हो रही है या नहीं? तो मैनी गुड्स एंड सर्विसेज विच में कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर बट आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग द जीडीपी। Do you agree with the given statement? Give valid reasons in your support of your answer. तो क्या कह रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसे आइटम्स होती हैं जो हमारे देश की वेलफेयर में तो काम कर रही हैं, लोगों की खुशी में, लोगों की वेलफेयर के लिए जो यूज होती हैं, पर वो जीडीपी में ऐड नहीं करी जाती हैं। डू यू एग्री? गिव रीजन। देखो इसमें ना तुम ये सोचो कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो मैं नेशनल इनकम में, मैं जीडीपी में ऐड नहीं करती।
ये सोचो, और क्या वो वेलफेयर में काम कर रही हैं तो वो सोचो, और ऐसी आइटम्स का नाम आप यहाँ पर लिख कर आओगे। यू विल से दैट यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेलफेयर में ऐड होती हैं पर जीडीपी में ऐड नहीं होती। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें याद है एक एक्सेप्शन होती थी कि अगर कहीं पर भी है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन हम अपनी जीडीपी में ऐड नहीं करते थे। तो जैसे कि मैं बोलूं, अगर एक मदर घर पे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, अगर एक मदर घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो आप अपने घर पे अपनी फैमिली के लिए जो कुछ करते हो उनको हम बोलते हैं सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। उससे आपकी फैमिली बहुत खुश है। उन सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन से लोगों का भला हो रहा है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है, पर उसको हम जो है जीडीपी में ऐड नहीं करते। अगर आप मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, अपने किसी भी रिलीजियस टेम्पल में जाकर वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो, दैट इज सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वो लोगों के वेलफेयर में काम कर रहे हैं पर वो जीडीपी में ऐड नहीं हो रहा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वेलफेयर के लिए तो आती हैं, हमारे देश के लोगों के वेलफेयर में इंक्रीज करती हैं, पर उनको हम जीडीपी में ऐड नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सोचना क्या है? सोचना ये है कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जो हम जीडीपी में ऐड नहीं करते। तो उन चीजों को सोचो, उन चीजों पे दिमाग लगाओ और उन चीजों को लिख कर आ जाओ कि ये एक ऐसी चीज है जो हम जीडीपी में तो ऐड नहीं करते पर हमारे देश के लोगों की वेलफेयर में बढ़ावा ये जरूर करती है। ठीक है, अगली चीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या फर्क है। देखो, फाइनल गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिनका एंड यूजर, सबसे पहला पॉइंट तुम यहाँ पर क्या लिख कर आओगे कि एंड यूजर कौन है। फाइनल गुड्स का एंड यूजर हमेशा कौन होता है? एक कंज्यूमर होता है। पर एक इंटरमीडिएट गुड का जो एंड यूजर होता है वो हमेशा एक फर्म, एक प्रोड्यूसर होती है। वो कभी भी एक फाइनल हाउस होल्ड, एक फाइनल कंज्यूमर नहीं होता है। फिर आप इसमें दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है या प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। तो फाइनल गुड्स आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, दीज आर स्टिल इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब देखो, तीसरे पॉइंट में आप इसमें लिखोगे एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल जाने से पहले ना आप मतलब समझ लो फाइनल कौन सी होगी, इंटरमीडिएट गुड कौन सी होगी। देखो, फाइनल गुड में ना आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा कि अगर एक हाउस होल्ड ने यूज करी है कोई भी चीज, एक कंज्यूमर ने, एक हाउस होल्ड ने यूज करी है, तो वो 110% फाइनल गुड होगी। लेकिन वो गुड अगर एक प्रोड्यूसर ने यूज करी है ना, तो वो फाइनल गुड भी हो सकती है और वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। देखो, अगर एक प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है किसी भी चीज को एज ए रॉ मटेरियल, या किसी भी चीज को यूज कर रहा है फॉर रीसेल पर्पस, तो वो पक्का इंटरमीडिएट गुड होगी। देखो, रीसेल का तो समझ आ जाएगा ना, मशीन खरीदी रीसेल करनी है तो वो मेरी इंटरमीडिएट गुड है। रॉ मटेरियल का कैसे समझ आएगा कि मैंने कोई चीज खरीदी और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरी तरह खत्म हो गई, या ऐसे बोलो कि वो 1 साल के अंदर अंदर चीज खत्म हो गई, यूज अप हो गई, खत्म हो गई, दिख भी नहीं रही कहाँ गई। जैसे कि केक बनाने के लिए मैंने क्रीम खरीदी, तो क्रीम 1 साल में केक पे लगाई, केक बेच दिया, क्रीम खत्म हो जाएगी, दिखेगी भी नहीं क्रीम कहाँ गई, तो वो रॉ मटेरियल है, वो इंटरमीडिएट गुड है। वैसे ही अगर मैंने केक बनाने के लिए, अगर मैंने क्या किया, केक बनाने वाली मशीन खरीदी, यानी कि मैं बोलूं मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई चीज खरीदी, ऑल्दो मैं हूं एक प्रोड्यूसर, पर मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर कोई चीज खरीदी, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? फाइनल गुड हो जाएगी, वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड नहीं होगी। तो अगर हाउस होल्ड ने खरीदी 110% फाइनल गुड है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो वो तभी होगी जब प्रोड्यूसर ने कोई कार खरीदी, फॉर एग्जाम्पल यूज्ड फॉर रीसेल, सॉरी कार बॉट फॉर, कार किसी ने खरीदी फॉर रीसेल, या फिर कार को वो यूज कर रहे हैं एज ए मे बी रॉ मटेरियल, या फिर केक के अंदर डाली गई क्रीम, तो वो क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन केक बनाने वाली मशीन, केक बनाने वाली जो मशीन होगी वो क्या हो जाएगी? फाइनल गुड। आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? कार यूज्ड बाय द हाउस होल्ड या कार परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड। कार परचेज्ड बाय अ कंपनी टू यूज एज अ टैक्सी, वो भी फाइनल गुड होगी, क्योंकि टैक्सी एक आपके लिए इन्वेस्टमेंट, देखो वो आपका एक एसेट बन गया, ठीक है ना। और एसेट कौन सा? करंट एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, वो एक आपका बन गया है, ठीक है। तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज है, वो फाइनल गुड होगी। पर अगर गाड़ी को या फिर क्रीम को, किसी भी चीज को एज ए रॉ मटेरियल खरीदा है, यानी कि वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, तो वो आपके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। रीसेल कर रहे हो तो पक्का इंटरमीडिएट गुड है। अगर हाउस होल्ड ने खरीदा है तो पक्का पक्का फाइनल गुड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो भैया अच्छे से याद कर जाना, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। अगला मेरे पास आता है, यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। देखो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल और नॉमिनल जीडीपी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है।
तो मैं पहले तुम्हें एक एग्जाम्पल इसकी लिख के दिखाती हूँ, एक टेबल बना के दिखाती हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। चलो, तो ये मैंने आपके लिए पहले एग्जाम्पल बना दिया, अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जीडीपी ना दो तरीके से निकल सकते हैं, एक होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी, एक होती है मेरी रियल जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि हमने जितना भी सामान एक देश में एक साल में प्रोड्यूस करा, अगर वो सारे सामान को मैं उसके मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जीडीपी निकल के आ जाती है, ठीक है। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। मुझे पता चला जीडीपी का फॉर्मूला तो है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं जिस साल का प्राइस है उसी साल की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरी नॉमिनल जीडीपी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? नॉमिनल जीडीपी। जब मैं सेम ईयर के प्राइस को सेम ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि मैंने 2020 के प्राइस और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2020 की नॉमिनल जीडीपी निकल के आ गई। सिमिलरली मैंने 2021 के प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो 2021 की नॉमिनल जीडीपी निकल के आ गई। अब मैं दोनों को कंपेयर करके देखूं, 2020 की नॉमिनल जीडीपी कितनी थी? 1000। 2021 की नॉमिनल जीडीपी कितनी थी? 1500। कितने का फर्क है दोनों में? देखो, 50% से मेरी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या समझ आएगा लोगों को कि देखो, हमने जीडीपी बोला था कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी एक साल में एक देश में प्रोड्यूस हो रही है ना। तो लोगों को लगेगा कि यार 150% बढ़ गया, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन एन ईयर 150% से 50% से बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि जीडीपी निकालने के लिए दो चीजें यूज हो रही है, एक है क्वांटिटी, दूसरा है प्राइस। तो जीडीपी दो तरीके से बढ़ सकती है, दो चीजों से बढ़ सकती है। या तो क्वांटिटी बढ़ जाए तो जीडीपी बढ़ जाएगी, या तो प्राइस बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी, तो या फिर दोनों बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी, यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो भी नॉमिनल जीडीपी 50% से इंक्रीज हो गई, या दोनों बढ़ेंगे तो भी बढ़ेगी। अब अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो देश के बल्ले बल्ले देश के लोग खुश हो जाएंगे कि भाई ज्यादा सामान बन रहा है मेरे देश में, मेरे देश के लिए अच्छा है। पर अगर रेट बढ़ गए तो लोग बोलेंगे कि भैया बड़ी महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो लोग ये चाहते हैं कि क्वांटिटी तो बढ़े पर प्राइस ना बढ़े, प्राइस एज इट इज सेम टू सेम रहे। तो नॉमिनल जीडीपी तो वो बताता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं सेम ईयर का प्राइस और सेम ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करती हूँ। इसके लिए हम लेकर आए रियल जीडीपी, जो क्या दिखाता है? रियल पिक्चर दिखाता है। रियल जीडीपी बोलता है कि मैं प्राइस तो सेम ही रखूंगा। प्राइस कौन सा रखूंगा? बेस ईयर का सेम रखूंगा, 2020 वाला। क्वांटिटी नई वाली रखूंगा, 2021 वाली। अब मैं कंपेयर करके देखता हूं क्या बढ़ा जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी कहती मैं तो 50% बढ़ गई, रियल जीडीपी कहता रुको जरा, सबर करो, प्राइस तो उतना ही था। प्राइस कौन सा रखा? पिछले साल का। क्वांटिटी अगले साल की, 2021 की। अब रियल जीडीपी कितनी निकल के आई? 1000। तो रियल जीडीपी कहती देयर इज नो चेंज। तो रियल जीडीपी क्या बोलती है कि मैंने प्राइस को रखा सेम, पिछले साल वाला ही, क्वांटिटी रखी अगले साल वाली, नेक्स्ट ईयर वाली, या करंट ईयर जिसको हम बोलते हैं वो वाली। तो यानी कि जब प्राइस सेम है तो एक ही रीजन है रियल जीडीपी के बढ़ने का। वो रीजन क्या होगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो रियल जीडीपी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। लेकिन रियल जीडीपी तो नहीं बढ़ी, इसका मतलब क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, सिर्फ इन्फ्लेशन हुई है, सिर्फ रेट बढ़ा है। तो अब क्या है? नॉमिनल जीडीपी एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा। नॉमिनल जीडीपी 3 रीजन से बढ़ेगा, या तो प्राइस, या तो क्वांटिटी, या दोनों के बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, जो कि ट्रू पिक्चर हमें नहीं बताता। लेकिन रियल जीडीपी के बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण हो सकता है। वो कारण क्या है? क्वांटिटी में चेंज, क्योंकि प्राइस हमने सेम रखा था पिछले साल वाला। तो रियल जीडीपी एक ट्रू पिक्चर बताता है कि ओवर एन ईयर हमारे देश की जीडीपी कितनी बड़ी है। ठीक है, देखो, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बोला गया था, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके सामने रखी है। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप यही सेम टू सेम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिखकर आओ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बहुत आसान है, फिगर्स बहुत आसान है, 100, 150, 1000, 1500, और इसमें मैंने क्वांटिटी को सेम रखा है, जिसकी मदद से आप बहुत इजीली बता सकते हो कि नॉमिनल जीडीपी तो 50% से बढ़ गई, पर रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब रियल जीडीपी एक बेटर पिक्चर देता है। तो आई विल सजेस्ट आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और यही एज इट इज एग्जाम्पल आप लिख कर आओ, जिसमें आप नॉमिनल और रियल दोनों जीडीपी के बारे में बताओगे और कंपेयर करके बताओगे ये बढ़ी, ये नहीं बढ़ी। तो रियल जीडीपी टेल्स अस अ बेटर पिक्चर कि क्वांटिटी जीडीपी बढ़ रही है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं।
हैं, स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स के एज इट इज आपको डेफिनेशन बुक में से याद करनी पड़ेगी। मैंने मेजरली बताई थी कि आप नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन याद कर लो, आप डोमेस्टिक हमारी जो बाउंड्री है उसकी याद कर लो, और एक बार डेप्रिसिएशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट की एज इट इज बुक में से आप डेफिनेशन याद कर लो। 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो एज इट इज बुक की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। ऐसा कोई भी इंसान जो हमारे देश में रहता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई करता है। ठीक है, चलो फिर से अगला सेट आ गया, फिर से हमारे पास आ गया 1 मार्कर्स एमसीक्यूज। स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रू है, स्टॉक वेरिएबल्स हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं। इसमें हमेशा यूजुअली हमें एक डेट दे दी जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, डेट आ गई, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है। फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल आर द सेम, ये गलत है। फ्लो वेरिएबल वो होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होते हैं, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता। लेकिन स्टॉक वेरिएबल इस दिन पे इतना प्रॉफिट लॉस था, इस दिन पे इतना पैसा पड़ा था। लेकिन फ्लो वेरिएबल क्या बोलेगा, पिछले 1 साल में कितनी कमाई करी है, पिछले 1 साल में तुमने कितना पैसा कमाया है। ठीक है, तो फ्लो वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक वेरिएबल में हमेशा एक डेट दे रखी होती है। तो 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला है फ्लो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो स्टॉक वेरिएबल में डेट दे रखी होती है, डेट वो स्टॉक है, छोड़ दो, दूर से ही मना कर दो, हमें तुम चाहिए ही नहीं हो। फ्लो वेरिएबल मतलब डेट तो हो नहीं सकती। ठीक है, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर, वो अगर 6 महीने पहले जो डिस्टेंस था 6 महीने बाद भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी हटा दो। एनुअल एक्सपेंडिचर, देखो एनुअल वर्ड आ गया, एनुअल मतलब 1 साल का, फ्लो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल। ठीक है, तो एनुअल मतलब 1 साल, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फ्लो, मतलब मेरा आंसर। चलो अगले पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। ये मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगी, रिपीटेटिव है क्वेश्चन, देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, हमने शुरू में किया था दूसरे पेज पे। डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब देखो जैसे मैंने बोला 3 चीजों की डेफिनेशन ज्यादातर पूछी जाती है। एक है नॉर्मल रेजिडेंट की, जो डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। एक है डोमेस्टिक बाउंड्री की, ठीक है, कि हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, और एक है डेप्रिसिएशन की। इन तीनों के ऊपर जो है ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मल रेजिडेंट का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, ये है डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन के ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी चीज को यूज करने से, वियर एंड टियर से, या फिर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने से, ऑब्सोलेंस की वजह से, पुराना हो जाने की वजह से, चीज के बार बार यूज होने की वजह से जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होती है उसके कंपेयर्ड हमारी जो वैल्यू है वो गिरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने चीज को खरीदा था 10 लाख रुपए में, कोई मशीन खरीदी थी, अब मैंने मशीन को बार बार यूज किया, मशीन खराब होने लग गई, मशीन पुरानी होने लग गई, बाजार में नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, वियर एंड टियर की वजह से, रेगुलर यूज की वजह से, मशीन के पुराने होने की वजह से मशीन की वैल्यू गिर जाएगी। अब मैं अगर उस मशीन को बेचने जाऊंगी बाजार में तो वो 6 लाख की बिकेगी शायद, या 5 लाख की बिकेगी। तो ये है डेप्रिसिएशन कि 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख की डेप्रिसिएशन लग गई। क्यों लगी? वियर एंड टियर की वजह से, मशीन पुरानी होने की वजह से, टेक्नोलॉजी पुरानी की होने की वजह से, नॉर्मल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से डेप्रिसिएशन हो गई, जिसकी वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू में फॉल आ गया। एग्जांपल से बता सकते हो कि हमने 4 महीने या 4 साल किसी मशीन को यूज किया तो 4 लाख से उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, तो यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन कितनी लग रही थी? 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन हर साल लग रही थी। इस तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो। देखो फिर आते हैं मेरे पास 6 नंबर की केस स्टडी। मैंने पहले भी बोला था 6 नंबर की अगर केस स्टडी आ रही है ना, 3 से 4 नंबर एज इट इज केस स्टडी में तुम्हें दे रखा होगा, 3 से 4 नंबर का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कंपेयर एंड एनालाइज द ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन पीएफसीई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। 4 नंबर का है, और ऊपर आप देख लेना यहाँ पे ये है एज इट इज, पूरा पैराग्राफ दे रखा है। देखो, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, हाउएवर इन रियल टर्म्स। ठीक है, तो नॉमिनल, रियल सब कुछ यहीं पे एक पैराग्राफ में आपको एज इट इज दे रखा है। 4 नंबर का सवाल था, पूरा का पूरा पैराग्राफ में से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 6 नंबर में से 4 नंबर तो आराम से पैराग्राफ में ढूंढना है, बस भैया ढूंढना पड़ेगा। अब वो आपकी नजर का कमाल है कि आप कितने अच्छे से ढूंढ पाते हो, लोकेट कर पाते हो, लेकिन ढूंढने पे भगवान भी मिल जाता है, तो ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है, पीएफसीई is an important factor determining gross domestic product at market price. Justify the given statement. देखो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर मेथड में जो सबसे पहली चीज होती थी सी,
उसकी बात हो रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो आप लिखोगे कि हाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे जीडीपी एमपी को निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करते हैं हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, वो जितना भी कंजम्पशन कर रहे हैं, किस पे कंजम्पशन करते हैं, किस चीज का खर्चा करते हैं, वो किस चीज पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, सर्विसेज, इन चीजों पे हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा कई बार एनजीओस, ठीक है, एनजीओस जो हमारे होते हैं वो भी जो खर्चा करते हैं कंज्यूमर्स के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, वो भी हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ही ऐड करते हैं। तो हाउस होल्ड्स जितना भी खर्चा कर रहे हैं ड्यूरेबल्स पे, नॉन ड्यूरेबल्स पे, सेमी ड्यूरेबल्स पे और सर्विसेज पे, वो सारी चीजें हम इसमें ऐड करते हैं। तो इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नॉर्मल छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा थोड़ा बहुत भी अगर आप लिखा होगा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में तो आपको आराम से 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर का ऊपर से आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से एक एमसीक्यू आ गया हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। देखते हैं, फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को दी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बदले में हाउस होल्ड्स क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। अभी पढ़ा था पिछली स्लाइड में ही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऊपर हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को दी फैक्टर पेमेंट, सॉरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले में फर्म्स क्या देंगी, फैक्टर इनकम। अगर आपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो फैक्टर इनकम भी तो लेकर के जाओगे, लेबर की वेजेस, लैंड का रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये सारी चीजें घर लेकर जाओगे। तो पहले का आंसर आएगा फैक्टर, दूसरे का आंसर आएगा कंजम्पशन। और ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट इंक्लूड, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या आता है, सब कुछ आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं आता। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, 4 चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में आती हैं। क्या क्या, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, 4 चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में आती हैं। चलो, सपोज जीडीपीएमपी इज, हमें क्या क्या दिया है, जीडीपीएमपी दिया है, कितना है, 1100 करोड़। फटाफट से कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA 100 करोड़। फिर द वैल्यू ऑफ NIT 150 करोड़। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 CR, ठीक है। एंड द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, NNPFC, किसको बोलते हैं, NNPFC, 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 नेशनल इनकम 850 करोड़। निकालना क्या है भाई, निकालना है वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द इकोनॉमी। देखो मैं क्या करूंगी, एक साइड पे लिख लेती हूँ जीडीपीएमपी, इसके नीचे मैं लिख लेती हूँ NNPFC जो मुझे नेशनल इनकम दिया हुआ है। अब मैं इनमें ना कंपेयर करती हूँ और फाइंड आउट करती हूँ क्या क्या फर्क है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ेगी, माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या चाहिए, NFIA, और NFIA को क्या करना पड़ेगा, प्लस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या चाहिए, NIT चाहिए, और NIT माइनस करनी पड़ेगी। तो जीडीपी लिख लेती हूँ पहले मैं 1100 करोड़, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करूं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर क्या प्लस करूं, NFIA, NFIA दिया हुआ है, NFIA है 100 करोड़। फिर क्या माइनस करूं, NIT 150 करोड़, ठीक है। ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, ये करके NNPFC पे पहुंच जाएंगे। कितना दिया हुआ है, 850 करोड़, ठीक है। अब इसके आगे तो यार देखो कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो एक साइड पे हमारे पास था NNPFC, एक साइड पे था GDPMP। मैं GDPMP में ये माइनस करूं, ये प्लस करूं, ये माइनस करूं, तो मैं इस पे पहुंच जाऊंगी। ये मैंने इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन में सब चीजों को इधर उधर ले जाओ, LHS RHS कर दो, लास्ट में आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस सिंपली करना क्या है, जो चीजें दी हुई है, मतलब देखो इतना आसान क्वेश्चन, कितने 3 नंबर में आया हुआ है। कोई इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, कोई मेथड ही नहीं पूछा हुआ। 4 आइटम दे दिए और डेप्रिसिएशन निकालने का क्वेश्चन है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, और ये एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इससे आसान पेपर और तुम क्या उम्मीद क्या रख रहे हो पेपर से, ठीक है। तो देखो सिंपली डेप्रिसिएशन निकालना है, और इतना तो देखो आना चाहिए, NFIA, NIT, डेप्रिसिएशन, इन तीनों का ट्रीटमेंट हर एक बच्चे को आना चाहिए। अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना कि ये भी नहीं आता अभी तक, तो बेटा ये कर लो,
ये गलती से भी छोड़ के नहीं जाना पेपर के लिए, ठीक है। NFIA क्या होता है, डोमेस्टिक से जाने के लिए नेशनल पे प्लस होता है। NIT मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस होता है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होती है। चलो जी आगे चलते हैं। मशीन परचेज बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। क्या सिखाया था मैम ने अभी, ऑलवेज, नेवर, ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं। ऑलवेज, नेवर, ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं। इन दोनों स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के आगे आंसर क्या होता है, हमेशा नो। इन दोनों के लिए आंसर क्या होता है, नो। ऑलवेज नहीं, नेवर नहीं। क्या मशीन हमेशा कैपिटल गुड होती है, नहीं, हमें तो पता है, हो ही नहीं सकती। अब मैं आंसर क्या लिखूं वो सोच लूंगी, पर इतना पता है कि आंसर नो होगा, ठीक है। मशीन परचेज इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड, नहीं, वो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मशीन जो है, अब नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि नंबर 1 पॉइंट, अगर मशीन रीसेल के लिए परचेज करी गई है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी इंटरमीडिएट गुड। अगर मशीन रीसेल के लिए परचेज करी गई है तो वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर एक जो मेरी मशीन है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करी गई है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी गई है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड हो जाएगी। तो मशीन कैपिटल गुड है, पर क्या मशीन हमेशा कैपिटल गुड है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑलवेज एंड नेवर आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इनका आंसर हमेशा नो ही होता है। मशीन क्या हमेशा है, हमेशा नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो कैपिटल गुड है, अगर रीसेल के पर्पज से यूज हो रही है तो मशीन एक इंटरमीडिएट गुड हमारे लिए होती है, ठीक है। चलो 3 नंबर हमारे यहाँ से हमने पक्के कर लिए। डिफाइन द फॉलोइंग। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इतना नहीं लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ जाना कि जब हम अपने देश के टोटल एक्सपोर्ट्स में से टोटल इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं तो हम नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज का कॉन्सेप्ट भी देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी में कॉन्सेप्ट आता है एक्सटर्नैलिटीज का। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस कुछ कर रहा है काम, और उस बिजनेस के काम करने की वजह से बाकी की सोसाइटी को कुछ भी इम्पैक्ट हो रहा है उस बिजनेस के काम करने की वजह से। इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस इम्पैक्ट के, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नैलिटीज। अगर एक बिजनेस कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और वो पोल्यूशन कर रहा है तो उस पोल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि उसके आसपास की सोसाइटी उस पोल्यूशन से परेशान हो रही है, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। लेकिन सिमिलरली एक बिजनेस ने फ्री में पार्क बनवा दिया लोगों के लिए तो सोसाइटी उससे फायदा ले रही है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर एक बिजनेस ने कुछ करा, उसके बदले में बिजनेस ने कोई पैसा भी नहीं लिया तुमसे और फ्री में तुम्हारे लिए कोई पार्क बना दिया, बिजनेस ने तुमसे कोई पैसा भी नहीं लिया, फ्री में पार्क बना दिया, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर बिजनेस ने पोल्यूशन क्रिएट किया और वो पोल्यूशन क्रिएट करने के बदले में बिजनेस ने कोई तुम्हें कंपनसेशन भी नहीं दी, कोई पेनल्टी भी नहीं भरी, कोई पैसा भी नहीं दिया सोसाइटी को, वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो एक आध नंबर का है बट लॉन्ग में भी आता है, जरूर करके जाना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता था जी, सोचो, वैल्यू एडेड वाले क्वेश्चन में होता था, वैल्यू एडेड मेथड में होता था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोला गया है कि हर बार हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे अगर मैं रॉ मटेरियल की वैल्यू बार बार काउंट करती जाऊंगी तो मेरी जो फाइनल जीडीपी है उसमें सेम चीज की वैल्यू बार बार ऐड होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक ए ने अगर एक फर्म ए है, उसने कुछ सामान बना के फर्म बी को बेचा, ठीक है, तो फर्म बी क्या बोलेगी, जितना भी उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था फाइनल, वो क्या बोलेगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होता है, जितना भी उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन उठाया था फर्म ए से प्लस जितना भी उसने खुद ने वैल्यू ऐड किया है, ठीक है ना। अब जो उसने खुद ने वैल्यू ऐड किया वो तो ठीक है, पर जो भी उसने पीछे से उठाया था फर्म ए से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी रॉ मटेरियल उसने फर्म ए से बाय किया था, वो ऑलरेडी फर्म ए बता चुका है सरकार को कि मैंने इतना सामान बेचा है। तो फर्म ए कहता मैंने 100 रुपए का सामान बेचा फर्म बी को, फर्म बी बोल रही है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का सामान बेचा, जिसमें से 100 रुपए तो वो यही काउंट कर रहा है रॉ मटेरियल वाले, और 100 रुपए जो उसने खुद ने वैल्यू ऐड करी वो काउंट कर रहा है। तो ये जो 100 रुपए है ये फर्म ए ने भी बताया सरकार को और फर्म बी ने भी बताया सरकार को, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे हमें रॉ मटेरियल की वैल्यू
माइनस करनी होती है, तभी जाके हम अपने फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट तक पहुंच सकते हैं, या फिर हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे मुझे सिर्फ वैल्यू एडेड बताना होता है, तभी हम फाइनल जीडीपी पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ रॉ मटेरियल की वैल्यू हमें हर स्टेज पे माइनस करनी होती है। अगर रॉ मटेरियल की वैल्यू हर स्टेज पे माइनस नहीं करेंगे, हर एक कंपनी रॉ मटेरियल की वैल्यू माइनस नहीं करेगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कौन सी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार रॉ मटेरियल की वैल्यू डबल काउंट होती रहेगी, जिसकी वजह से मेरी जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर से एमसीक्यू आ गया, आपको मैचिंग करनी है। फटाफट से पॉज करो और देखो कि आंसर दोनों का करेक्ट आंसर क्या है। पहला आंसर देखते हैं, वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, अ कार यूज्ड एज अ टैक्सी, एसी यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द गवर्नमेंट। देखो, अगर सरकार ने स्कॉलरशिप दी, फ्री में दी है, ठीक है, बदले में बच्चों से कुछ मांगा नहीं है, तो ये फैक्टर इनकम नहीं हो सकती। ये क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है। अगर सरकार ने तुम्हें कोई पैसा दिया, बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा, वन साइडेड ट्रांजेक्शन है, तो फैक्टर इनकम नहीं होगी। क्या होगी? ये ट्रांसफर इनकम। फिर एसी यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, कैपिटल गुड कैसे हो सकती है? हाउसहोल्ड है यार, हाउसहोल्ड के लिए क्या होती है? कंजम्पशन गुड, फाइनल गुड। ठीक है, चलो, अ कार यूज एज अ टैक्सी, कार यूज एज अ टैक्सी अब उल्टा, ये होती है कैपिटल गुड। कार यूज एज अ टैक्सी मेरी क्या होती है? कैपिटल गुड। ठीक है, और वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, ये क्या हो जाएगी? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, क्योंकि पर्सनल गार्डन में बनाई है, बेचने के लिए तो बनाई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फिर से कंप्लीट द टेबल हमें करना है। तो देखो, अब इस टेबल में ना सिंपल सी बात बताती हूँ। यहाँ पे देखो, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो, एक ही चीज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एक ही चीज फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस टेबल का ना प्लस कर देती हूँ टोटल। यहाँ पे एक ही चीज निकालनी है, 2 और 2 4, प्लस 4 4400। तो ये होगा, ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे कितना होगा? 4000। तो ये आ गया मेरा आंसर, बस खत्म। मैं इन दोनों को सॉल्व क्यों करूं? मैं कोई भी फॉर्मूला क्यों लगाऊं? इन दोनों को अगर सॉल्व करने जाऊंगी, यहाँ पे दो चीजें चाहिए, इन दोनों में एक एक चीज ही तो चाहिए। मैं सीधा यही कर लेती हूँ ना, ये 6000 माइनस 2000, 4000 ये रहा, और फिर 2000 2000 4000 प्लस 400 4400, मेरा आंसर ही आ गया। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ये देखो, छोटे बच्चे को प्लस करना आता है, मैंने प्लस कर दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, कोई और फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो, अगली चीज आती है, सपोज ओनली वन गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, आउटपुट ऑफ गुड एक्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। 2018 का आ गया, 2019 का आ गया। ठीक है, 2018 में कितना था क्वांटिटी? 100, यहाँ पे कितना था? 110। प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, 50 और 55। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इन द ईयर 2019 यूजिंग 2018 एज द बेस ईयर। रियल जीडीपी के लिए हमें क्या करना होता है? पिछले साल के प्राइसेस को अगले साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर मैं रियल जीडीपी निकालूं 2018 की, देखो 2018 से पिछला कोई साल नहीं है, तो 2018 की रियल जीडीपी के लिए 100 इंटू 50 ही करूंगी मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 5000। लेकिन अगर मैं रियल जीडीपी निकालूं 2019 की, तो उसके लिए मैं प्राइस कौन सा लूंगी? तो प्राइस में उसमें क्या लूंगी? बेस ईयर का 50, और क्वांटिटी में क्या लेने वाले हो? अगले साल की, यानी कि 110। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 5500। तो रियल जीडीपी 2018 की उसी साल का प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उससे पिछला कोई भी बेस ईयर मेरे पास नहीं था। ठीक है, तो इसलिए रियल जीडीपी उसका मैंने उसी साल के साथ निकाल दिया। 2019 के लिए रियल जीडीपी मैंने कैसे निकाला? 2000 जो क्या कहते हैं, क्वांटिटी अगले साल की और प्राइस पिछले साल का मैंने ले लिया, 50 इंटू 110 विच इज 5500। मुझे पूछा है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो। पहले मैं लिखूंगी ऊपर कितना चेंज आया, कितने का चेंज आया? 500 का चेंज आया। डिवाइड करूंगी ओरिजिनल वाले से, मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10% का चेंज यहाँ पर आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने? पहले ऊपर में लिखूंगी चेंज, कितने का चेंज आया? 5500 माइनस 5000, यानी कि 500 रुपए का चेंज आया। डिवाइड करूंगी 5000 से, यानी कि जो ओरिजिनल वाला मेरा पिछले पुराने साल वाला वैल्यू था, मल्टीप्लाई 100, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 10% परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। ठीक है जी, चलो
आगे चलते हैं। हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड? प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। हमें किसमें बताना है? नेशनल इनकम ऑफ कंट्री में। नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA हम जब करते हैं तो मेरी नेशनल इनकम आ जाती है, ठीक है। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया, जो फॉरेन बैंक है इंडिया में, वो क्या है? हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, वो क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ठीक है। जब मैं NFIA, मैं क्या करती हूँ नेशनल इनकम के लिए डोमेस्टिक इनकम में प्लस करती हूँ NFIA, तो नेशनल इनकम निकालती हूँ। NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यानी कि जितने भी मेरे फॉरेन बैंक्स हैं, अगर उन्होंने इंडिया में कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो मैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। जितने भी ये मेरे पास क्या है? फॉरेन इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करती हूँ, हेंस इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय द फर्म। देखो यहाँ पे अपने पास एक चीज समझो, पहली बात वर्ड आया है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या होता था? कंजम्पशन, कंजम्पशन तो है नहीं क्योंकि फर्म है, गवर्नमेंट भी नहीं है, क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस का जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता था, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये उसमें आएगा क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। तो ये मेरा क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये नेशनल इनकम में ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर ये नेशनल इनकम में मैं ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। चलो, सपोज इन अ फाइनेंशियल ईयर GDP इतना है। अच्छा, अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है। डिप्रिसिएशन निकालना है, ये मैं दोबारा से नहीं कराऊंगी, ये आप खुद से करोगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डिट्टो सेम क्वेश्चन पीछे आपको करवा चुकी हूँ। आगे चलते हैं। अगली चीज मेरे पास आती है, ये भी फिर से डिट्टो सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगी दोबारा, हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन आता है मेरे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डोमेस्टिक इनकम की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता था? नेशनल इनकम क्या होता था? NNPFC। डोमेस्टिक इनकम क्या होगा? NDPFC। कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है? इनकम मेथड का। इनकम मेथड में क्या होता था? कॉम्पनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो कहां पे है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड, ऐड कर दूंगी, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट एंड रॉयल्टी। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता था मेरा? इंटरेस्ट। क्या मुझे इंटरेस्ट कहीं पर दिया हुआ है? इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। फिर क्या आता था मेरा? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमें अलग अलग चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। प्रॉफिट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट में 3 चीजें आती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड। तो देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए मैं 1700 ऐड करूंगी। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। रेंट रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, छोड़ दो। प्रॉफिट की आगे 3 सब टाइप्स होती हैं। कौन सी तीनों सब टाइप्स हैं? एक है कॉर्पोरेट टैक्स, एक है रिटेन्ड अर्निंग्स, एक है डिविडेंड। तीनों दे रखे हैं तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगी। और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बस खत्म, इन सबको ऐड कर देना, आपकी डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC का आंसर आ जाएगा। देखो, ये मेरा इनकम मेथड था। इनकम मेथड में हम नेशनल इनकम या कैसे निकालते हैं? NDPFC हम निकालते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करके। मिक्स्ड इनकम का कोई सब टाइप नहीं होता, मिक्स्ड इनकम ही दे रखा होगा, ऐड हो जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या करते हैं? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। रेंट रॉयल्टी दे रखा है, इंटरेस्ट नहीं दे रखा, छोड़ दो। प्रॉफिट की 3 सब टाइप्स बताई हैं, तीनों को याद कर लेना, तीनों में से कोई भी पेपर में आ सकती है। लेकिन अगर प्रॉफिट दिया होता तो तीनों में से कोई भी ऐड नहीं होता। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमारे पास क्या आती है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड, तो ये यहां पर हमने ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। अगला मेरे पास क्या आता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। देखो, एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, इसमें एक ही चीज प्लस करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों चीजें हैं, इनमें एक ही चीज का फर्क होना चाहिए सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, G और N का फर्क है, DP और NP का फर्क है, NPF 3 फर्क है। 3 चीजें प्लस या माइनस होंगी, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, एक ही चीज का फर्क है तो ये हो सकता है। यहाँ पे भी एक ही चीज का फर्क है, ये हो सकता है। यहाँ पे भी एक से ज्यादा चीज का फर्क है तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क है, FC और MP का फर्क है, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बची, इनमें से देख लो।
डीपी और एनपी का फर्क है, यानी कि एनएफआईए का फर्क है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे डीपी और एनपी और डीपी का फर्क है, यानी कि एनएफआईए का फर्क है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, फिर से एक न्यूमेरिकल है, फिर से एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल है, एनडीपीएफसी निकालने को हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखो दिया क्या हुआ है। सबसे पहले मैं फिर से वही काम करती हूँ, मैं अपना फॉर्मूला लिख लेती हूँ। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है जी, तो सी हमारे पास क्या है देखते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्लस कर देंगे। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर है मेरे पास आई के लिए फिर से दो चीजें होंगी, इन्वेंट्री और फिक्स्ड वाला इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड वाला ये रहा, प्लस हो जाएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नेट का हमें दिया हुआ है -40 है, तो मैं माइनस कर दूंगी। देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 470 प्लस 320 प्लस 200 -40। अब क्या बचा, x माइनस एम, तो ये रहा एक्सपोर्ट, प्लस हो जाएगा 50, माइनस हो जाएगा मेरे पास से इंपोर्ट यानी कि 60। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीडीपी एमपी की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। हमें कहां जाना है, एनडीपीएफसी पे जाना है। जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी पे जाने के लिए देखो क्या है, ग्रॉस और नेट का फर्क है, जी और एन का फर्क है, यानी कि मैं इसमें क्या करूंगी, माइनस डेप्रीसिएशन 35। डीपी और डीपी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी और एफसी का फर्क है, यानी कि मैं माइनस एनआईटी भी करूंगी, तो मैं इसमें माइनस क्या कर दूंगी, 50। ये हो जाएगा मेरा पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देखो फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप इसमें से नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला चीज, इलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो ये मैं पहले आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, इसको आप अच्छे से पेपर में करके जाओगे। डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस 1 नंबर का है, फिर से मैं बता चुकी हूँ। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, 4 चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में आती हैं। ठीक है, चलो अगला लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज की हमारी वीडियो का। डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फिर से मैंने बताया हुआ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। 2 सेक्टर मॉडल जहां पे हमें पूछा है, तो मैं क्या बना के आऊंगी, एक साइड पे मैं फर्म्स बना के आऊंगी और एक साइड पे मैं हाउस होल्ड बना करके आऊंगी, और हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में होने वाला जो एक्सचेंज है, जो सर्कुलर फ्लो है, वो मैं बता करके आऊंगी। 4 चीजों का फ्लो होता है रियल और मनी फ्लो के बीच में। ठीक है, फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो वो मेरा पूरा फ्लो है 4 चीजों का इन दोनों के बीच में, वो मैं ये वाला पूरा डायग्राम बना करके पेपर में एक्सप्लेन करके आऊंगी, क्योंकि मुझे 2 सेक्टर मॉडल पूछा है। अच्छा, अगर मुझे 2 सेक्टर मॉडल ना दिया होता और सिर्फ लिखा होता एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मैं 3 फेज बना देती, फेज 1, फेज 2 एंड फेज नंबर 3, जिसमें हम क्या करते हैं, क्या होता था, सबसे पहले इनकम जनरेट होती थी, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती थी फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज के बीच में, और फिर लास्ट में डिस्पोजिशन फेज में वो इनकम जो है अपनी खर्च करते थे। जो स्टेज 1, 2 और 3 होती थी सर्कुलर फ्लो की, फिर मैं वो बना के आती अगर मुझे 2 सेक्टर मॉडल नहीं बोला होता। पर क्योंकि मुझे 2 सेक्टर मॉडल बोला है, तो मैं ये वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगी, मैं ये वाला डायग्राम बना के आऊंगी कि फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में एक 2 सेक्टर मॉडल में किस तरीके से लेन देन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, आर जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन एज कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। फिर से देखो आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ बता के आना है, जो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले बहुत ज्यादा डिटेल में। जो न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने बताया है, आप वही सेम टू सेम पेपर में लिख करके आ सकते हो। सेम तरीके से बताओगे कि नॉमिनल जीडीपी 50% बढ़ी, पर रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया, तो रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है, क्योंकि वो सिर्फ क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज होती है, पर नॉमिनल जीडीपी प्राइस, क्वांटिटी एंड दोनों के चेंज होने से भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म करती हूँ। हमारे पास देखो और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आगे हैं मेरे पास, लेकिन मैं सारे आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एज यू कैन सी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो गए हैं। तो अभी तक आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये पूरे के पूरे पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके पूरा पीडीएफ असेस कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए, आई होप इन सबके आंसर्स आपने साथ के
साथ नोट डाउन करे होंगे, इन क्वेश्चंस को तो करना ही है। इसके साथ साथ जो मेरा पूरे का पूरा बाकी का पीडीएफ है, उन सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लेना। एक अगर मैं समरी में बताऊं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऊपर आपको दे रखी थी। वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है। मोस्ट ऑफ उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर आज की वीडियो में कर दिया है, और ऐसा ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम में आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। आराम से 10 नंबर की वेटेज ये यूनिट अकेला रखता है, ठीक है। एंड आई होप ये जो क्वेश्चंस है आपको बहुत ज्यादा मददगार रहने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार हमारी पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो कर लो। हर शाम 5 बजे इको बीएसटी की वीडियो आएगी, 8 बजे आज आने वाली है अपनी अकाउंटेंसी की वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो पूरी सीरीज को फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।